11. In the above signaling cascade, which of the following molecules is denoted by B? दिसंबर 2019। इस तरह के डायग्राम में यूजुअली TGF बेटा सिग्नलिंग पाथवे दिखाया जाता है। जब TGF बेटा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो पहले रिसेप्टर रेगुलेटेड SMAD-S ऑफ SMAD 2/3 एक्टिवेट होते हैं। ये अकेले न्यूक्लियस में नहीं जाते बल्कि एक कॉमन पार्टनर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यह कॉमन पार्टनर SMAD4 होता है जिसे को SMAD भी कहते हैं। STAT5J AKSTAT पाथवे का हिस्सा है, SMAD6 इनहिबिटरी SMAD है और GSK3 बेटा WNT पाथवे में काम करता है, इसलिए ये फिट नहीं होते। आंसर 4 SMAD4। 12. लिगेंड रिसेप्टर मैचिंग, दिसंबर 2019। सेरोटोनिन आमतौर पर G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से बाइंड करता है और सेकेंड मैसेंजर पाथवे एक्टिवेट करता है। इंटरफेरोन्स ऐसे रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं जो लिगैंड बाइंडिंग के बाद डायमराइज होते हैं और साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज JK को एक्टिवेट करते हैं। ग्लाइसिन एक लिगैंड गेटेड आयन चैनल को ओपन करता है जिससे डायरेक्टली आयन्स फ्लो करते हैं। इंसुलिन का रिसेप्टर खुद एक इंट्रिंसिक टायरोसिन किनेज होता है। ये चारों पेयर्स सिर्फ ऑप्शन 1 में सही बैठते हैं। आंसर 1। 13. हार्मोन इफेक्टर कॉम्बिनेशन FEB2022II सोमाटोस्टैटिन GPCR के थ्रू एक्ट करता है और इंट्रासेल्युलरली कैंप लेवल रेगुलेट करता है। IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है और इसका रिसेप्टर टायरोसिन किनेज होता है। इसी वजह से सही कॉम्बिनेशन वही है जिसमें सोमाटोस्टैटिन कैंप और IGF-1 रिसेप्टर किनेज साथ हो। आंसर 3। 14. नाइट्रिक ऑक्साइड NO acts as intracellular second messenger by stimulating, दिसंबर 2007। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जो मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रीली डिफ्यूज कर जाती है। सेल के अंदर जाकर ये डायरेक्टली ग्वानिलिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करती है। इससे CGMP बनता है जो आगे सिग्नलिंग करता है। आंसर 4 ग्वानिलिल साइक्लेज। 15. विच ग्राफ एक्सप्लेन्स द ऑल और नन रिस्पॉन्स, DC 2019 असम। ऑल और नन रिस्पॉन्स में स्टिम्युलस बढ़ाने पर रिस्पॉन्स धीरे धीरे नहीं बढ़ता। एक थ्रेशोल्ड के बाद अचानक फुल रिस्पॉन्स आता है। जिस ग्राफ में थ्रेशोल्ड के बाद शार्प राइज दिखता है वही करेक्ट होता है। आंसर 2। 16. अफिनिटी कांस्टेंट क्वेश्चन, जून 2011। रिसेप्टर BY का एसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, 10^11। इसका मतलब उसकी अफिनिटी बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग बाइंडिंग का मतलब होता है लो डिसोसिएशन कांस्टेंट K_D। जो स्टेटमेंट कह रही है कि BY का K_D ज्यादा है वही गलत है। आंसर 4। 17. G protein linked receptors are proteins of transmembrane. G protein coupled receptors की सबसे पहचानने वाली फीचर है कि ये मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस करते हैं। आंसर 4 7 पास। 18. In small intestine, cholera toxin acts by, दिसंबर 2004। कॉलरा टॉक्सिन G प्रोटीन के G_alpha सबयूनिट को ADP राइबोसाइलेट कर देता है। इससे G_S हमेशा एक्टिव रहता है और लगातार कैंप बनता रहता है। आंसर 4। 19. विब्रियो कॉलरा कॉजेज डायरिया बाय, दिसंबर 2004। लगातार हाई कैंप होने की वजह से क्लोराइड आयन्स बाहर निकलते हैं और पानी भी साथ साथ गट ल्यूमेन में चला जाता है। यह इफेक्ट एडेनाइलेट साइक्लेज के कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन की वजह से होता है। आंसर 2। 20. कैंप इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ जून 2008। कैंप का प्राइमरी टारगेट प्रोटीन किनेज A PKA होता है। यह PKA को एक्टिवेट करके आगे फॉस्फोरिलेशन कैस्केड शुरू करता है। आंसर 2। 21. विच G प्रोटीन सबयूनिट एक्टिवेट्स अडेनाइलेट साइक्लेज, दिसंबर 2016। जब GPCR एक्टिवेट होता है तो G_alpha सबयूनिट GDP छोड़कर GTP बाइंड करता है। एक्टिव G_alpha GTP ही अडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। आंसर 1। 22. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PKA, जून 2016। कैंप बाइंडिंग से रेगुलेटरी सबयूनिट्स कैटालिटिक सबयूनिट्स को छोड़ देती है। वे कैटालिटिक सबयूनिट्स से ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड नहीं करती, इसलिए जो स्टेटमेंट कहती है कि बाइंडिंग स्ट्रेंथन होती है वही गलत है। आंसर 4। 23. फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रिसेप्टर एंजाइम्स, जून 2015। रिसेप्टर टायरोसिन किनासेस डायरेक्टली G प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। उनका सिग्नलिंग फॉस्फोरिलेशन कैस्केड के थ्रू होता है। आंसर 4। 24. इवेंट नेवर एक्टिवेटिंग GPCR मीडिएटेड CA-2 जोड़, रिलीज, DNA सिंथेसिस और न्यूक्लियर एनवेलोप ब्रेकडाउन सेल साइकिल इवेंट्स हैं। इनका GPCR या CA-2 जोड़ सिग्नलिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। आंसर 4।
25. फंक्शन ऑफ G अंडरस्कोर अल्फा। सब यूनिट जून 2013 G अंडरस्कोर अल्फा। सब यूनिट के पास इंट्रिंसिक GTP एस एक्टिविटी होती है जिससे वो खुद GTP को GDP में बदलकर सिग्नल को ऑफ कर देता है। आंसर 1. 26. इफेक्ट ऑफ एडिंग कैंप व्हेन PKA इज इनहिबिटेड जून 2011। अगर PKA ही इनहिबिट कर दिया गया है तो कैंप डालने से कोई डाउनस्ट्रीम इफेक्ट नहीं आएगा। आंसर 3. 27. Persistent glucose mobilization after epinephrine removal, June 2018। अगर कैंप को डिग्रेड करने वाला एंजाइम फॉस्फोडीएस्ट्रेज इनहिबिट हो जाए तो हार्मोन हटाने के बाद भी इफेक्ट बना रहता है। आंसर 1. 28. Incorrect statement about GPCR FAB 2022II। एक्टिव G अंडरस्कोर अल्फा सब यूनिट बीटा गामा से अलग हो जाता है। यह बीटा गामा के साथ बाइंड होकर इफेक्टर एक्टिवेट नहीं करता। आंसर 4. 29. Incorrect step in IP_3 pathway, December 2019। IP_3 लिपिड सॉल्युबल नहीं होता बल्कि वाटर सॉल्युबल होता है और ER मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर को बाइंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर नहीं। आंसर 3. 30. Not a GPCR, June 2007। ट्रांसफरिन रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस के लिए होता है, GPCR नहीं है। आंसर 2. 31. Activity of receptor tyrosine kinase is initiated by FEB 2022I। लिगेंड बाइंडिंग के बाद रिसेप्टर डाइमराइज होता है और ऑटोफॉस्फोरिलेशन से एक्टिव होता है। आंसर 1. 32. Not tyrosine kinase receptor, December 2013 GU। एजिलोग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के पास टायरोसिन किनेज डोमेन नहीं होता। आंसर 4. 33. Release of intracellular calcium is due to December 2008 IP_3। ER मेम्ब्रेन पर मौजूद IP_3 रिसेप्टर को ओपन करता है जिससे CA-2 जोड़ बाहर निकलता है। आंसर 4. 34. इफेक्ट ऑफ IP_3 प्रोडक्शन FEB 2022I IP_3 बनने का डायरेक्ट इफेक्ट है साइटोसोलिक CA-2 जोड़ लेवल का बढ़ना। आंसर 2. 35. नॉट करेक्ट फॉर का कैलमोड्यूलिन, December 2013 GU। कैलमोड्यूलिन सिर्फ 4 कैल्शियम आयन्स बाइंड करता है, 6 नहीं। आंसर 1.